ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो हमारा डेवलप किया था श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, इसके जो थ्योरीज है वो मैंने काफी कुछ लिख रखा हूं, इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मॉडल है वो बेस्ड है ऑन द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा वेव और पार्टिकल दोनों की तरह पेश आता है। ठीक है, राइट। तो श्रोडिंगर ने सबसे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रॉपर्टी है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन बनाया। वहां पे श्रोडिंगर ने जो है इलेक्ट्रॉन को एक स्टैंडिंग वेव की तरह ट्रीट किया। स्टैंडिंग वेव क्या होता है वो आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर आप 11th पे पढ़ रहे हो तो इन दैट केस सिंपली एक काम करना, अभी फिलहाल के लिए मान लो वो एक टर्म है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आप ऑब्वियसली जानते हो स्टैंडिंग वेव क्या होता है। 11th के बच्चे अभी इस पे दिमाग मत लगाओ। ठीक है, राइट। तो हाइजेनबर्ग ने श्रोडिंगर ने सबसे पहले हमें ये वाला एक इक्वेशन दिया। ठीक है, एंड दैट इक्वेशन देखने पे ये काफी ज्यादा डरावना लगता है। इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली हायर लेवल पे जाके इनको हम सॉल्व करना सीखेंगे, बट जो हाइजेनबर्ग का बेसिक जो तुम्हारा इक्वेशन है उसने ये लिखा, डो स्क्वायर साई बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई बाई डो जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई ए स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे साई हमारा क्या है? साई हमारा है वो जो वेव माना है उस वेव का एम्पलीट्यूड, वो जो स्टैंडिंग वेव माना है उसका एम्पलीट्यूड। ई जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डो जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई। This is the second order partial differentiation with respect to y, and this is the second order partial differentiation with respect to z. इसका मैथमेटिकल जो भी एनालिसिस है इसको सॉल्व करने की औकात हम नहीं रखते हैं। श्रोडिंगर ने ये पर्टिकुलर इक्वेशन दिया और ये वाले पर्टिकुलर इक्वेशन को जब उसने सॉल्व किया फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज और हाइड्रोजन, तो वहां से उनको इसका जो सॉल्यूशन है उसके करस्पॉन्डिंग 3 इंटीजर्स मिला और उन 3 इंटीजर्स को उन्होंने नाम दिया क्वांटम नंबर। तो वो 3 इंटीजर का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंड तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी हर एक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग जब श्रोडिंगर ने सॉल्व किया है तो वो उसका जो सॉल्यूशन है वो 3 इंटीजर पे डिपेंड करता है और वो 3 इंटीजर को श्रोडिंगर ने नाम दिया क्वांटम नंबर्स। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान देना। तो फर्स्ट जो है उसको उन्होंने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड जो है उन्होंने नाम दिया एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंड तीसरा उन्होंने जो नाम दिया दैट इज द हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा, इन लेटर ऑन स्टेज लोगों को और एक चीज मालूम पड़ी थी, जो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो अबाउट एक्सिस, जो खुद के एक्सिस है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ स्पिन ले सकता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग बाद में जब पाउली बोल के एक बंदा आएगा तो उस टाइम पे और एक क्वांटम नंबर डिफाइन होगा दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। बट हाइजेनबर्ग के इक्वेशन से हमें स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। तो एक जो हमारा ऑर्बिटल है उसको डिफाइन करता है हमेशा 3 क्वांटम नंबर्स,
प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक, और एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड द स्पिन क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज और मालूम पड़ती है, जो क्योंकि स्पिन जो है वो 2 ही हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो हर एक ऑर्बिटल में एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जो पाउलीज का भी बाद में स्टेटमेंट होगा दैट एवरी ऑर्बिटल कैन कंटेन एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो one will be with a clockwise spin, another one will be with the anti-clockwise spin। लेकिन एक पर्टिकुलर अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, हम इसके बारे में एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमें ये सॉल्व करना है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, राइट। अच्छा, तो श्रोडिंगर ने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने गया तो एक्स वाई जेड में सॉल्व करने में उनको काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। द रीजन बीइंग, जो हमारा एक्स वाई जेड है उसमें क्यूबिकल सिमेट्री होती है, जबकि एटम्स के अंदर हम जानते हैं व्हाट वी गेट इज मोर ऑफ अ स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, इस कारण पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करना, आगे जब हमें आईआईटी के अंदर अगर हम पहुंचे तो वहां पे कोर्स आते हैं। ठीक है, मैंने भी किया था। सो उन कोर्सेस में जब हम प्रॉपर श्रोडिंगर को सॉल्व करने जाते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम में सॉल्व करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल रहता है। व्हाट वी डू इज द पोलर और spherical Cartesian system, सॉरी कार्टेशियन के लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। हम करते हैं पोलर या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो व्हाट इज द पोलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या होता है और उसको हम लोग कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले नॉर्मल कार्टेशियन वाला बना लो। ये हमारा है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मान लो y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है, ये है हमारा z एक्सिस। ठीक है, नाउ यहां पर कोई भी एक का जनरल पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। इसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो है x, y, z। ठीक है, अब P पॉइंट को कंटेन करता हुआ, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस ले लो, ये हमारा ओरिजिन है, ये डिस्टेंस है r, इतना रेडियस का A का स्फेरिकल सरफेस बना लो। ये जो हमारा रेडियस है ये z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ये z एक्सिस के साथ एंगल को बोल दो थीटा। और दूसरा, अब ये पॉइंट P को xy प्लेन पे प्रोजेक्ट करो, पॉइंट P को xy प्लेन पे प्रोजेक्ट करो, और ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है ये हमारा x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल को बोल दो फाई। ये हमारा x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड फाई। ठीक है, जैसे x, y और z कोई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सिमिलरली ध्यान देना r, थीटा, फाई जो है वो भी हमारा पॉइंट P को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकता है, पॉइंट P को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज अ P जिसको x, y, z है, एंड दैट पॉइंट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज r, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो x, y, z हमारा कोऑर्डिनेट्स था,
तो वैसे ही r थीटा फाई भी हमारे कोऑर्डिनेट्स है। इनमें रिलेशन क्या होगा, सबसे पहले एक बार ध्यान दो, जो हमारा r है वो बेसिकली हमारा ओरिजिन यानी 0,0,0 और x, y, z के बीच का रेडियल डिस्टेंस है। तो r का जो वैल्यू आएगा r दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, तो r जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज द रेडियस। एंड नाउ अब अगर मैं थीटा और फाई के बारे में देखूं दोस्तों, ध्यान देना, जो हमारा ये वाला है r जो है वो z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा r है, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल वो बना रहा है दैट एंगल इज इक्वल्स टू थीटा। सो दिस एंगल इज दिस लेंथ इज z, दिस इज r, तो z बाई r इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो हमारे पास z जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू r कॉस थीटा। हमारे पास जो z कोऑर्डिनेट आएगा दैट z विल बी सिंपली इक्वल्स टू r cos थीटा, ठीक है। नाउ दूसरा ध्यान देना, जो हमारा ये पॉइंट का प्रोजेक्शन है दैट इज p डैश, तो ये जो हमारा o है OP डैश हमारा प्रोजेक्शन लेंथ है, और ये जो प्रोजेक्शन लेंथ होगा वो बेसिकली यही वाला तो लेंथ आएगा। सो दिस विल बी द r sin थीटा, दिस विल बी द r sin थीटा। नाउ अब तुम xy प्लेन पे उतर आओ, ये हमारा है x, ये है हमारा y, एंड यहां पर हमारा है o, यहां पर है हमारा p डैश, ठीक है। तो ये जो लेंथ है हमारे पास वो लेंथ है हमारा r sin थीटा, और ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज इक्वल्स टू फाई, राइट। सो ये एंगल अगर हमारा फाई है तो गौर से ध्यान देना, ये जो है दिस इज माई y, ये जो है ये लेंथ है मेरा x, तो r sin थीटा का जो कोसाइन कंपोनेंट होगा दैट विल बी नथिंग बट x। तो x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी r sin थीटा cos फाई, एंड करस्पॉन्डिंगली जो y का वैल्यू आएगा दैट विल बी r sin थीटा इनटू sin फाई। तो यहां से मेरा x आ गया है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई, एंड y आ गया है ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग स्फेरिकल और कार्टेशियन के बीच का जो भी रिलेशन है वो रिलेशन हम लोगों ने देख लिए हैं, यानी r थीटा फाई अगर हमें दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग x y z जो है वो सारे के सारे निकाल सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, श्रोडिंगर इक्वेशन इज इजी to solve, is much easy to solve in spherical coordinate system, ठीक है। अच्छा, उन्होंने सॉल्व कैसे किया था, उसने एक नाम दिया डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई, दैट इज इक्वल्स टू, उसने नाम दिया डेल्टा स्क्वायर। दिस डेल्टा स्क्वायर इज कॉल्ड नथिंग बट दी लैप्लासियन ऑपरेटर। That delta square is simply called as Laplacian operator. It's an operator, ठीक है। So dou square phi plus
8 pi square m by h square into e minus v into psi that is equals to 0. ठीक है, उन्होंने ये नाम दे दिया. उल्टा कर लो एक बार, इसको यहां से डिवाइड कर दो, तो a स्क्वायर बाई पाई 8 pi square m into delta square psi plus e minus v into psi that is equals to 0. That can be also written as e into psi will be equals to minus h square by 8 pi square m into psi square plus v into psi. ठीक है, समझ में आया? एंड नाउ ये जो टर्म है उसको श्रोडिंगर ने नाम दिया H, द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. सो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H है उसके टर्म्स में अगर लिखता हूं, जो फाइनल श्रोडिंगर ने इक्वेशन दिया, psi into the Hamiltonian operator is equals to E into psi. This is the final mathematical solution of the Schrodinger equation. Now ये Hamiltonian operator क्या होता है, कैसे काम करता है, that is completely beyond our scope. श्रोडिंगर ने सब कुछ को पहले पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, अलग अलग प्रिंसिपल एजिमुथल और मैग्नेटिक के लिए अलग हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट जो हमारा श्रोडिंगर है उसने फाइनल मैथमेटिकल इक्वेशन हमें दिया, द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनटू द वेव फंक्शन विल बी इक्वल्स टू द एनर्जी इनटू द वेव फंक्शन, जहां पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज नथिंग बट माइनस h स्क्वायर बाई 8 pi square m इंटू डेल स्क्वायर प्लस द पोटेंशियल एनर्जी v. ठीक है, तो बेसिकली ये वाला बोर्ड में जो भी है वो हमारे लिए केवल और केवल थियोरिटिकल इंपॉर्टेंस रखता है. मैथमेटिकली सॉल्व तो हम कर ही नहीं सकते हैं हमारे लेवल पे, ना हमें करने की जरूरत है, हमें जरा सा भी इसके रिगार्डिंग दिमाग नहीं लगानी है. ओके